हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों का। जैसा कि मैंने वीडियो पब्लिश करते समय आपसे प्रॉमिस किया था, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक साथ सारे कमेंट्स को लेके, जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं और जो एक जैसे कमेंट्स हैं, उनको लेके एक कंसोलिडेटेड वीडियो आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी अभी तक मैंने 3 और 4 वीडियो पब्लिश किए गए SSC MTS से रिलेटेड, जो भी डाउट्स हैं आपके, उन सब डाउट्स का जवाब इसमें देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्दर मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगा कि नेक्स्ट में अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आप फिर दे दूंगा, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन इस चीज़ में प्लीज़ आप लोग नाराज मत होइएगा कि सबके कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास में भी इतना समय नहीं कि 500,000 कमेंट्स आते हैं उन सबका आपको रिप्लाई कर दे, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर, मेरा SC का कास्ट सर्टिफिकेट 2013 में बनाया था और मेरे को न्यू बनवाना पड़ेगा क्या, या इसी से काम चल जाएगा? तो वैसे बहुत सारे लोग जवाब दे ही रहे थे, तो इन्होंने आपको जवाब दिया हुआ है, नहीं बनवाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा होता है, सबसे पहले एक जनरल में इशू नहीं होता। SC ST और अभी फिलहाल EWS नया चल गया है, और OBC, इन सब में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं आपको थोड़ा डीपली समझाता हूँ, इस बार थोड़ा आप अच्छे से समझ जाइए कम्युनिटी वालों को। क्या होता है ना कि जो आपको रिजर्वेशन होता है वो 2 बेसिस के ऊपर, यानी जो बेनिफिट आपको रिजर्वेशन का मिलता है वो 2 चीज़ों को मिलता है। जैसा आप सभी को पता है, एक तो आपका क्या होता है, एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, एज का बेनिफिट आपको मिलता है। एक आपका कोटा का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो कोटा और एज अलग अलग चीज़ें होती। कई बार ऐसा हो जाता है कि कैंडिडेट जिनको खास तौर से जो ये कोटा का बेनिफिट है, ये आपके लिए OBC में है। आप क्रीमी लेयर में आते हो, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हो। अगर आपकी इनकम आपको पता है 8 लाख से प्लस है, तो आप क्रीमी लेयर में बिलोंग करोगे। क्रीमी लेयर वाले को कोटा, यानी कि जो कोटा होता है जैसे OBC की अलग से मेरिट निकलती है, वहाँ पर उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। वो क्रीमी लेयर वाले ना मिलने के अलावा वो क्या कर सकता है कि वो एज का रिलैक्सेशन ले सकता है। यानी आप चाहे क्रीमी लेयर में हो या क्रीमी लेयर में ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। जो आपको पता है कि OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, आपको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बेनिफिट किसके लिए? मान लीजिए कोई कैंडिडेट, जैसे आपकी MTS की जो एज का कट ऑफ था 18 से 25 और 18 से 27 साल है, तो लेट कंसीडर सबसे लास्ट है 27 साल है। अगर कोई कैंडिडेट 28 साल या 29 साल का हो गया, OBC से बिलोंग करता है, तो वो क्या करेगा? फिर अपना OBC का एक सर्टिफिकेट दिखाएगा, जो OBC कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको दिखा के उसको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और 30 साल तक, अप टू 30 ईयर्स तक उस कैंडिडेट को MTS के एग्जाम के लिए या अन्य एग्जाम के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसी प्रकार से SC और ST का है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 27 और 5 32 साल। अगले व्यक्ति को, यानी 32 साल की उम्र तक के कैंडिडेट को आपको कंसीडर किया जाएगा, किसमें? SC और ST में। ये होता है। अब OBC में क्या हो जाता है आपका? OBC में आपको, जैसे कि अगर कोटा का बेनिफिट लेना है, यानी अगर आपको मेरिट, आप चाहते हो कि जो आपकी मेरिट है वो आपकी OBC कैटेगरी में आए, तो उसके लिए आपको क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। आप NCL से, वो क्या होता है, हर साल रिवाइज होती है। वो हर साल उसका, जैसे ही आपका इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है, उसी हिसाब से हर साल आपकी क्रीमी लेयर में, कभी आपकी अगर मान लो इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो गई, तो आप क्रीमी लेयर में नहीं रहोगे। आप क्रीमी लेयर में चले जाओगे, आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं रहोगे। इसीलिए इसका हर साल असेसमेंट होता है। तो जो सर्टिफिकेट लगता है, आपका SC का है, आपका ST का है, आपका OBC का है, इनका कास्ट सर्टिफिकेट आपका हमेशा मान्य रहता है, चाहे वो 2013 का हो, 14 का हो, 15 को कभी बना है। एक बार आपने वंस एक बार आप बनवा लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने हाई स्कूल अभी तुरंत किया, वो एक बार बना ले तो वो 4-5 साल तक चलता रहेगा। और ये सेंट्रल की जितनी भी नौकरी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरी हैं, आप सेंट्रल के फॉर्मेट में बनवा लीजिए, हमेशा आपका काम आएगा, हमेशा ही आपका काम आएगा। हाँ, जो कैंडिडेट OBC में है और उनको क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का, उनका सर्टिफिकेट उनको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर डाउट है। SC ST के लिए बिल्कुल नहीं है, वो तो भूल जाइए। आपका अगर 2013 में बना है और स्टेट के फॉर्मेट है, स्टेट के फॉर्मेट में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कई स्टेट का फॉर्मेट सेंट्रल के फॉर्मेट से क्वाइट डिफरेंट होता है। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसे आप MTS हो गई, SSC की जॉब कर रहे हो, आप रेलवे की जॉब कर रहे हो, और भी कोई जॉब निकलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, उसमें सेंटर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसके ऊपर एक बार बनवा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अगर आप स्टेट में फाइट करते हैं, वो तो डिफरेंट मैटर होता है, ठीक है। OBC के लिए केवल है, तो आप परेशान मत हो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आया, जिनका नाम क्या वेटिंग में अब भी उम्मीद रख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं रख सकते हैं।
अब देखिए बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। मैं आप इस कमेंट बॉक्स में भी आप अभी देखेंगे आगे फर्दर क्या होगा। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो CGL CHSL में सिलेक्शन इनका हो जाएगा, CPO में हो जाएगा, वो चले जाएंगे, वो DV तक भी नहीं कराएंगे। इवन एक कैंडिडेट का है, मैं आपको दिखाऊंगा फर्दर आगे, वो DV नहीं कराएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, तो सिलेक्शन होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, ठीक है। तो होप मत करिए, आप होप मत हारिए, सॉरी। नेक्स्ट आपका सर एक ESM मेरा स्कोर 46.64 है, क्या दिल्ली महाराष्ट्र में फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा? तो ठीक है, देखिए अगर जो राइट ऑफ आप देखें ना, तो उस राइट ऑफ के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो महाराष्ट्र की क्या है ESM की, जो महाराष्ट्र का जो ESM है उसके अंदर शायद वो 42 के लमसम है। मैंने अभी देखा था, मैं दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो ESM है वो आपका कितना है, ये है 42 के लमसम है। तो डिपेंड करेगा किसी अन्य स्टेट का। देखिए थोड़ा सिलेक्शन का प्रोसेस आप समझ लीजिए। अगर सबसे पहले तो आप प्लस पॉइंट में अगर आपने ऑल स्टेट को प्रेफरेंस किया है, दोस्त कैंडिडेट जिन्होंने ऑल स्टेट को प्रेफरेंस किया वो हर स्टेट में हर वैकेंसी में कंसीडर किए जाएंगे। जिन्होंने स्टेट की बाउंडेशन डाल दी, लेट कंसीडर 3 स्टेट डाले, तो वो केवल 3 स्टेट की वैकेंसी में कंसीडर किए जाएंगे। अगर मान लो उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हट जाएंगे, भले ही उनके ज़्यादा नंबर हो, तो इसलिए नीचे वालों का चांसेस बन जाता है। बात नंबर 2, अगर जैसे आपके 42 कट ऑफ गई है महाराष्ट्र की और 46 समथिंग आपके नंबर है, लेट कंसीडर किसी और स्टेट का जो एक्स सर्विसमैन है उसका 51 नंबर आपसे है और उसने महाराष्ट्र की प्रेफरेंस भर दिया है, ठीक है, उसने महाराष्ट्र अपनी प्रेफरेंस भरा, तो सबसे पहले सीट उसको अलॉट हो जाएगी, आपको नहीं होगी। इसीलिए बहुत मुश्किल है बताना कि मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 2 या 3 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हो, बॉर्डर लाइन से इतना ऊपर हो, तो डेफिनेटली 99% आप चांस मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। कंफर्म तो कोई आपको नहीं बता सकता है, अगर कोई बताता है तो फिर गलत बोल रहा है वो। नेक्स्ट है आपका भाई, अगर DV के टाइम EW सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाए तो UR से क्वालिफाई करेंगे अगर UR की कट ऑफ क्लियर होती है? तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने पूछी है। अगर EWS की बात केवल नहीं है, SC ST OBC, ठीक है, और उसके बाद में EWS PW BD, ठीक है, कुछ भी आप हो, आप XYZ में से कुछ भी हो, उनके कंसर्न सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो आपको UR कैटेगरी में जनरल में बिल्कुल क्वालिफाई कर लिया जाएगा और बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। स्ट्रिक्टली आपकी नोटिफिकेशन में इंटीमेशन दे रखा है ये चीज़। अगर आप वो जो आपने मान लो कि आपने बोला कि मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और आप एज ग्रुप के अंदर हो, ये भी सीन है इसके अंदर, आप नहीं कर पाए, मान लो आप 27 तक 18 से 27 एज की लिमिट है और आप 28 साल का हो, अगर आप SC का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो तो इसका मतलब वैसे आप आउट कर दिए जाओगे, क्योंकि 27 तक की लिमिट है। जनरल में आपको आप क्वालिफाई करोगे जब आप उस एज बैरियर के अंदर होते हो, और उसके बाद में अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो आपको जनरल में क्वालिफाई किया जाएगा और कंसीडर किया जाएगा। उस समय अगर आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हैं कि आपने जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स को लिया है तो फिर उसके बाद में आपको उसमें कंसीडर कर लिया जाएगा अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आउट नहीं किया जाएगा, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, ये बिल्कुल नोटिफिकेशन में साफ साफ आपका लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सर मेरे मदर का नाम मेरे 10th सर्टिफिकेट पे गलत है, ठीक है, और डिफरेंट है, तो क्या करूं? तो देखिए 10th सर्टिफिकेट के अंदर जो भी मान्य होता है नाम आपका है वही मान्य होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आधार या कहीं और पे कोई भी अमेंडमेंट करवाना है आपको, अभी आपके पास समय, आप करवा लीजिए। 10th सर्टिफिकेट का आपका नाम बिल्कुल मान्य होगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। तो आप उसमें चेंज करवा लीजिएगा और बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा आधार में, ठीक है। तो मदर के नाम की वैसे कोई ज़्यादा इशू होती नहीं, फादर के नाम का ज़्यादा चलता है। फिर भी अगर मदर फादर किसी का भी नाम है तो आप उसके अंदर आधार में आप चेंज करवा सकते हैं और एक एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। और ये लिखा है कि सर प्लीज़ प्रोवाइड एफिडेविट फॉर्मेट। तो देखिए हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। लेट कंसीडर अगर स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी गवर्नमेंट की जॉब होती है तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता कि इस टाइप से होता है, लेकिन हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। आप एक बार नोटरी के पास में या किसी एडवोकेट के पास में आप जाओगे, बहुत आसानी से बन जाएगा, उनका डेली का काम होता है। तो आप इसमें प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, उनका डेली का काम है ये, ठीक है। ये देखिए आपका हिमांशु का कमेंट कि मैं DV स्किप करूंगा, मेरा CGL में हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया है, तो थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु, और बहुत अच्छा आपकी करियर के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो स्किप कर देंगे, तो इसलिए वो लोग जो नीचे हैं, बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं या जिनका वेटिंग में, तो होप बिल्कुल मत हारिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आपका अगला कमेंट है आपका कि सर मेरे फादर का नाम 10th के रिजल्ट में और आधार कार्ड में सेम वही चीज़ है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपका है तो उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली जाके उसको चेंज करवा लीजिए आधार कार्ड में और उसके बाद एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है।
अगला है, सर ये पता कब चलेगा कि मुझे किस स्टेट में सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ मस्ट रिप्लाई सर। ठीक है, ये दिनेश कुमार जी का कमेंट है। तो देखिए दिनेश कुमार जी, ऐसे बिल्कुल भी कोई नहीं बता पाएगा आपको। हाँ, जब आप डीवी कराने जाओगे तो मोस्ट ऑफ अनऑफिशियली रूप से आपको पता चल जाएगा वहाँ पे, जैसे रेलवे में आरआरबी में होता है कि आपको कौन सा जोन मिलेगा क्या नहीं है, वो बता देते हैं तकरीबन। ठीक है, वो वहाँ पता लग जाता है आपको, वहाँ जाओगे तो वो थोड़ा पता करोगे तो अनऑफिशियली वो आपको डॉजियर के अंदर थोड़ा सा करके वो बता देते हैं और पता लग जाएगा, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन तो जब फाइनल मेरिट निकलेगी तभी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर मेरे पास ओबीसी नहीं है, न्यू बनवा सकते हैं? तो मैंने वही सेम कंडीशन बनाई। देखिए ओबीसी के लिए पहले आप ध्यान से सुनिए, जो नोटिफिकेशन उसके अंदर क्लियर कट लिखा है कि ओबीसी कम्युनिटी और जो कास्ट है उसके अंदर 29 मई, यानी जो एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी 29 मई 2019, वो लास्ट डेट है। यानी उस डेट तक आपका जो भी स्टेटस है, अब दोबारा ध्यान से सुनिए, अगर 29/5/2019 इस डेट के पहले पहले आप नॉन क्रीमी लेयर में थे, अब अगले साल आपके पिताजी की इनकम बढ़ गई और आप उसके बाद में 2020 के अंदर आप क्रीमी लेयर के अंदर आ गए हो, ठीक है, तो क्या आपको बेनिफिट रिजर्वेशन का मिलेगा? यस मिलेगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ डेट 29/5/2019 है, यानी 29/5/2019 से पहले पहले या तब तक आप जिस स्थिति में हो, अगर आप क्रीमी लेयर में हो तो क्रीमी लेयर में माने जाओगे, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो तो नॉन क्रीमी लेयर में माने जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए कट ऑफ डेट दी जाती है, बाकी और किसी से इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, केवल कोटे के लिए, ओबीसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका, भाई जी डीवी कब तक आएगा? अभी तक नहीं होता है, थोड़ा 10-15 दिन का आप वेट कर लीजिए, डेफिनेटली आपको डीवी की इंटीमेशन मिल जाएगी और चैनल के साथ रहिए, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगला है आपका मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है, ये देखिए ये आपका है अगला कि ये है मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 7 अगस्त 2018 को इशू हुआ है, सो शुड आई हैव टू मेक ए न्यू सर्टिफिकेट? डेफिनेटली, शायद मैंने आपको जवाब दे दिया है, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, आपको क्या करना क्या नहीं, बहुत अच्छी तरीके आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सर रिजल्ट चेक करने में कोई दूसरा तरीका बताइए। देखिए रिजल्ट चेक करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तो एसएससी के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें एक कंसोलिडेटेड डिटेल आपकी सारी होती है। वहाँ से अगर आप पासवर्ड अपना भूल चुके हैं, अगर रोल नंबर एक अलग होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, तो एसएससी की वेबसाइट के ऊपर जाके, सेंट्रल जो एसएससी की वेबसाइट है वहाँ जाके ssc.nic.in, वहाँ पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के एक्सेस कर सकते हैं। अगर भूल गए हो तो आप क्या करेंगे, आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन लगा के वहाँ से कर सकते हैं। तो या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लीजिए या फिर आपके रोल नंबर चेक कर लीजिए, दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सर क्या किसी दो एस्पिरेंट्स के मार्क्स इक्वल हो सकते हैं? अब की बार डेसिमल में भी मार्क्स हो तो पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मार्क्स बहुत सारे लोगों के समान होते हैं और मार्क्स बहुत पॉइंटों में चलते हैं, आप समझिए 0.0025 इतना डिफरेंस होता है कैंडिडेट के बीच में, जो लास्ट बॉर्डर लाइन में लगे होते हैं। तो 2 से लेकर 3, कई बार 4 कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए आप राइटअप में ध्यान से देखिए, राइटअप में जो एसएससी का रिजल्ट निकला था क्लियर कट बताया था कि उसके अंदर टाई केसेस होते हैं। अगर 2 कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हैं, इसीलिए टायर 2 कराया जाता है। टायर 2 के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं आपके मेरिट में, टायर 2 टाई केसेस में काम करता है। अगर टायर 1 में 2 लोगों के मार्क्स या 2 से ज़्यादा लोगों के मार्क्स इक्वल हो गए, तो टायर 2 के अंदर क्या होगा, जो भी जिसका डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा होगा उसको क्वालिफाई किया जाएगा। लेट कंसीडर अगर टायर 1 और टायर 2 दोनों के मार्क्स समान हो गए, फिर क्या होगा, फिर जिसकी एज, यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी, समझ रहे हो, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ये तीनों भी केसेस हो गए कि एज भी समान है, बंदे के टायर 1 में भी मार्क्स समान है, टायर 2 में भी है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिया जाता है, यानी ए वाले को, बी वाले को, सी वाले को सबसे पहले ए को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर बी वाले नाम से, फिर सी वाले से। ये टाई का केसेस होता है और अभी तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि चारों समान हो जाए। ठीक है, तो ये आपका टाई का था, बहुत अच्छा सवाल था, तो इसलिए मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है आपका, सर मेरे ओबीसी मई 2019 का है, क्या ये वैलिड होगा? देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, शायद अब आपको उसका आंसर मिल गया होगा। ओके, नेक्स्ट आपको, सर ईएसएम के लिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या डीवी में? हाँ, इसका भी करेक्टर हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, डोमिसाइल हो गया, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नो नीड। कारण क्या है उसका? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और आपको ऑल ओवर इंडिया आपको जब कंसिडर किया जाएगा, तो आपको इससे मतलब नहीं कि आप कौन सी स्टेट से आ रहे हो। अंडरस्टूड? अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती, मान लीजिए कोई यूपी के पार्टिकुलर जॉब है, तो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं यूपी का आदमी हूँ, मैं फला स्टेट का आदमी हूँ, क्योंकि उस स्टेट में आपको वैकेंसी एक्वायर करनी है। दूसरे स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई या कंसिडर किए जाते हैं, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब होती है उसके अंदर डोमिसाइल आपसे नहीं मांगा जाता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो एक अपवाद है। अगला आपका, अगर डीवी के टाइम ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो यूआर कैटेगरी में फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपने यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई करी होगी और उसके बाद वैकेंसी उसमें होगी, तो डेफिनेटली आपको कंसीडर किया जाएगा।
तो ये आपके सारे कमेंट बॉक्स में जितने थे एक साथ मैंने मिला के ले लिए। अब भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली अपना कमेंट दीजिए, और एक साथ जब सारे कमेंट इंपॉर्टेंट इकट्ठे हो जाएंगे एक जैसे, तो उनको लेकर नया वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।